जय हिंद एवरीवन, आई एम रोशन पांडे, फिजिक्स फैकल्टी ऑफ ऑरिजिन्स वाराणसी। बच्चों, आज के डेट में हम आप लोगों को एक ऐसा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है उस चैप्टर को, और बेशक मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको भी बहुत मजा आने वाला है उस चैप्टर में। और बच्चों, वो चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि आप समझ सकते हैं कि आप इसी चैप्टर की देन है कि आज आप हमें ऑनलाइन देख पा रहे हैं। इसी चैप्टर की वजह से इस कमरे में लाइट ग्लो हो रही है। इसी चैप्टर की वजह से गर्मी में हमें ठंडक और ठंडी में हमें गर्मी का एहसास करवा देती है। ये चैप्टर आज हमारे लाइफ में इतना ज्यादा घुल मिल गया है कि हम इस चैप्टर के बिना अपने लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते। आप समझ सकते हैं मेरा किस चैप्टर की ओर इशारा होगा, और वो चैप्टर आपके सामने रहा है इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक वर्ड जो यूज हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक वर्ड से जुड़ा हुआ कोई वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, इलेक्ट्रॉन। बेशक वो इलेक्ट्रॉन ही है, और फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में ही इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है। कल्पना करें अगर इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट ना होकर के प्रोटॉन में मूवमेंट हुआ होता तो शायद ये चैप्टर आज हम प्रोटिसिटी के नाम से पढ़ रहे होते। तो ये चैप्टर के बारे में मैं ब्रीफ स्टडी करने वाला हूं आज, और बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको इस चैप्टर में मैं एंट्री करवाने वाला हूं। इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक वर्ड जो यूज है वो चार्ज के लिए बेसिकली यूज है, और इलेक्ट्रिसिटी सिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में या चार्ज के बारे में स्टडी होने वाली है इसमें। और चार्ज के बारे में जो स्टडी हम करने वाले हैं इस चैप्टर में, उसमें इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर स्टडी अबाउट चार्ज एंड इट्स इफेक्ट। यहाँ पे चार्ज और उसके इफेक्ट के बारे में स्टडी करना है, अर्थात फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के इफेक्ट के बारे में स्टडी करना है। और इट इज प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज, अर्थात चार्ज का प्रेजेंस हो या फ्लो ऑफ चार्ज हो, इसी के बारे में इसे स्टडी इस चैप्टर में हम लोगों को करना है। इसकी बात करें तो जो इलेक्ट्रिक वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक वर्ड जनरली यूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो तुमने सुना है, और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक लग रहा है एक जैसा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक कुछ एक जैसा है। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन से संबंधित चीजें इसमें पढ़नी है, या यूं कहें कि ये चैप्टर इलेक्ट्रॉनों की एक सिटी है, इलेक्ट्रॉनों का एक शहर है। अर्थात इस चैप्टर में हमें टोटली केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में ही ज्यादा पढ़ना है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं इस चैप्टर में होने जा रहा है। बट इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन हम देते हैं तो स्टार्टिंग में हम इस चैप्टर के बारे में ये इंट्रो करते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर स्टडी अबाउट चार्ज एंड इट्स इफेक्ट। ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज और उस इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ जो चार्ज वर्ड देख रहे हो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है तुम जानते हो बेहतरीन, 9th क्लास में भी तुमने सीखा होगा। फिजिकल क्वांटिटी हम उस क्वांटिटी को कहते हैं जिस क्वांटिटी को आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो। तो चार्ज को भी हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप वगैरह से मेजर करते हैं। तो चार्ज और उसके इफेक्ट्स के बारे में स्टडी हम इसमें करने जा रहे हैं। दूसरी चीज इट इज प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। ये चार्ज का प्रेजेंस है, या यूं कहें कि चार्ज का ये फ्लो है। तो फ्लो मीन्स बहाव होता है। तो चार्ज कोई ऐसी क्वांटिटी हुई ना जो बहती हो, अर्थात जो मूवमेंट में होती हो। और यदि हम एटम की बात करें तो वहां पे एटम में कौन मूव करता है? प्रोटॉन मूव करता नहीं, न्यूट्रॉन मूव करता नहीं, ये न्यूक्लियस में पड़ा रहता है। मूवमेंट इलेक्ट्रॉन में होती है, अर्थात चार्ज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्लोज, बहुत ज्यादा करीब इलेक्ट्रॉन के है, अर्थात फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन के करीब है। अब इस इलेक्ट्रॉन की फ्लो कहां पॉसिबल है? न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। अब जरा सोचो, यदि वो इलेक्ट्रॉन ना होता, वो प्रोटॉन हुआ होता, तो प्रोटॉन में मूवमेंट हुआ होता, और अगर प्रोटॉन में मूवमेंट हुआ होता बच्चा, तो चैप्टर का नाम प्रोटिसिटी हुआ होता। यदि न्यूट्रॉन में मूवमेंट हुआ होता, अर्थात स्टार्टिंग के नोमेनक्लेचर के टाइम में ही जिस समय उसका नामकरण रखा जा रहा था, मान लो कि इलेक्ट्रॉन को ही न्यूट्रॉन नाम रख दिया जाता, तो ये चैप्टर न्यूट्रिसिटी हो जाता, प्रोटिसिटी हो जाता। लेकिन इलेक्ट्रॉन में फ्लो है, इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट है, इस वजह से ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है। और आगे चल के अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, चार्ज एक्चुअल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। मैथमेटिकली अगर देखें तो Q इज इक्वल्स टू एन, ये फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में मिलेगा कि मैथमेटिकली चार्ज को सिंबॉलाइज करते हैं, सिंबल देते हैं उसका Q, और चार्ज की यूनिट कूलाम्ब होती है, और
चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब तुम पढ़ते हो तो उसकी यूनिट पढ़नी होती है। उसके बाद उस चार्ज के बारे में, वो फिजिकल क्वांटिटी है इस वजह से यूनिट उसका होना ही है, और यूनिट भी उसका होना है। तो अर्थात फिजिकल क्वांटिटी में अगर हम चार्ज की बात जब करते हैं तो चार्ज का सिंबल Q है और यूनिट इसका कूलाम्ब है। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में आपने 8th क्लास से ही पढ़ना शुरू किया होगा। जैसे ही केमिस्ट्री आया होगा और एटम वर्ड सुना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी बच्चे जानते होंगे, मुझे जहां तक लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये एटम के फंडामेंटल पार्टिकल हैं। अर्थात एटम तो एलिमेंट्री पार्टिकल है ही सबस्टेंस का, और एटम भी अन्य छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पहले से जानते हैं, हर बच्चा जानता होगा जो 8 और 9th में थोड़ी सी ढंग से स्टडी की होगी, उसको ये बात पता होगी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। इट मींस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो पार्टिकल हैं, ये एक्चुअल में चार्ज कैरियर हैं, चार्ज को कैरी करने वाले। अब ये जो चार्ज की कैरिंग है, अर्थात जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो फ्लो कौन करेगा? किसी भी सबस्टेंस के अंदर, यदि हम वो सबस्टेंस सॉलिड के कंसीडर करें कि सॉलिड सबस्टेंस है, तो सॉलिड सबस्टेंस में यदि इलेक्ट्रॉन की फ्लो की बात की जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन तो एटम के अराउंड चक्कर लगा रहा है, हाँ, बट उसमें इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाएगा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है। और हम फ्री इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो अपने न्यूक्लियस से लूजली अटैच हो। और न्यूक्लियस से लूजली अटैच कौन होगा? तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लूजली अटैच होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होता है। ये चीजें भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, उसमें जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, वो लूजली बॉन्डेड यदि है किसी एटम के केस में, तो दैट इलेक्ट्रॉन इज फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो पाना किसी सबस्टेंस में और ना हो पाना, ये डिपेंड करता है कि वो सबस्टेंस के अंदर न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, और ये भी डिपेंड करेगा कि एटम की साइज कहां पे बड़ी है और कहां पे छोटी है। जाहिर सी बात है, जिस एटम की साइज बड़ी होगी उसमें संभावना है, उसमें प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से लूजली अटैच हो, जबकि जिस एटम का साइज छोटा होगा, अर्थात स्मॉल एटम होगा, उसमें यह प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अटैच होगा। तो जाहिर सी बात है कि जिन सबस्टेंसों के एटम का साइज छोटा हो गया, उन सबस्टेंसों में न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अटैच होंगे इलेक्ट्रॉन, और जिन एटम की साइज बड़ी होगी, उन एटम्स में अपने न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होंगे इलेक्ट्रॉन। तो बड़े साइज वाले एटम से बना हुआ सबस्टेंस क्या कहला गया? कंडक्टर कहला गया। अर्थात उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, क्योंकि लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है उस सबस्टेंस में। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है सबस्टेंस में, तो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात चार्ज के फ्लो के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो गया। तो इस आधार पे इलेक्ट्रिसिटी किन सबस्टेंसों में फ्लो होगी, क्योंकि यहां पे मैंने कहा कि फ्लो ऑफ चार्ज या प्रेजेंस ऑफ चार्ज, तो इलेक्ट्रिसिटी किस सबस्टेंस में फ्लो होगी और किस में फ्लो नहीं होगी, इस आधार पे हम सबस्टेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, और वो कैटेगरी है आपका कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब बात आ गई है तो इस पर हम लोग डिस्कशन करें कि कंडक्टर के केस में क्या हो रहा है। तो कंडक्टर के केस में कंडक्टर वो सबस्टेंस कहलाता है, वो मटेरियल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने की क्षमता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन फ्री है उसके अंदर। और खास करके जितने भी मेटल की कैटेगरी में आते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो होती है। आयरन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, एल्यूमिनियम वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, इसके अलावा हम गोल्ड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, सिल्वर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जितने भी मेटल्स हैं उसमें होगी, क्योंकि मेटल्स के एटम की साइज कंपैरेटिवली इंसुलेटर बड़ी होती है, और बड़े एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से लूजली अटैच होते हैं।
तो फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस हो गई हमारी किसमें, कंडक्टर में। इसके अलावे ग्रेफाइट एक्चुअल में कार्बन है, कार्बन का ये एलोट्रॉप है, बट ग्रेफाइट के केस में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कार्बन में 4 एटम है, तो तीसरा वाला जो स्पेस है उसका वो फ्री रहता है। उसके बारे में आप डिटेल से आगे चल के पढ़ेंगे। ग्रेफाइट भी जो पेंसिल आप यूज करते हैं, पेंसिल के आगे का जो हिस्सा है वो ग्रेफाइट है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। इसके अलावे जितने भी अल्कली सॉल्यूशन है वाटर के, एक्वस सॉल्यूशन कह सकते हो, जैसे नमक और पानी को घोल दिया तो दैट इज एक्वस सॉल्यूशन, NaCl, Na+Cl- उसमें टूट जाएगा कैटायन और एनायन के फॉर्म में। तो अल्कली सॉल्यूशन ऑफ वाटर में भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल है। अर्थात सॉलिड सबस्टेंस, ये मेटल सॉलिड था, ग्रेफाइट सॉलिड था बच्चा। अल्कली सॉल्यूशन ऑफ वाटर की बात करो तो वाटर क्या है, लिक्विड है। लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन आयंस की मूवमेंट की वजह से होता है। कंडक्टर्स में या मेटल्स में या सॉलिड सबस्टेंस में कह लो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है किस वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो मैंने कहा था कि यहां पे साइज बड़ी होगी कंपैरेटिवली। तो यदि मेटल के एटम की बात करें तो मेटल के एटम की साइज थोड़ी सी बड़ी होगी। बड़ी होगी का मतलब कि न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन हमारा चार्जलेस है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये हमें पहले से पता है कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, 9th में 8th में शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन हमारा चार्जलेस है, और जो डिफरेंट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स टक्कर लगा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज है। अब यदि हम मान लो ये सोडियम एटम बनाया हमने, या सोडियम एटम नहीं, या कोई भी एटम हम ले लेते हैं, एक्सेट्रा कोई भी ले लें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ वो मेटल के अंदर आना चाहिए। तो उसमें कंडीशन क्या होगी कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने न्यूक्लियस से लूजली अटैच होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो आर है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, ये यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ और कम है। तो जाहिर सी बात है इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इनका थोड़ा और ज्यादा होगा। ये क्योंकि बहुत दूर है, साइज बड़ा है, इस वजह से ये इससे लूजली अटैच होगा, तो ये आसानी से बाहर मूव कर सकता है, ऑर्बिट से बाहर भी निकल सकता है। बट इंसुलेटर के केस में क्या होता है, तो इंसुलेटर वो सबस्टेंस होता है, मतलब एक चीज समझ में आ गया तुम्हें कि कंडक्टर के केस में जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कह देते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी इन अ सॉलिड सबस्टेंस, खास करके कंडक्टर। अब आते हैं इंसुलेटर में। इंसुलेटर क्या होता है बेटा, इंसुलेटर वैसा मटेरियल है विच डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, क्योंकि कॉम्पैरेटिवली उसकी एटम की साइज छोटी है, और एटम की साइज छोटी होने की वजह से उसका हर एक इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अटैच है। टेम्परेचर भी दोगे तो वो बाहर नहीं जा पाएगा, थर्मल एनर्जी को लेकर के भी बाहर नहीं जा पाएगा। तो इस वजह से कॉम्पैरेटिवली इंसुलेटर की साइज छोटी होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस नहीं होती इंसुलेटर में। अर्थात वे सभी सबस्टेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है कंडक्टर, जिसपे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस नहीं है इंसुलेटर। अब इसी आधार पे आपके घर में जितनी भी डोमेस्टिक वायरिंग है या और भी वायरिंग की बात कर लो, तो उस वायरिंग में आप देखते होगी कि जो वायर यूज हम लोग करते हैं उसमें ऊपर से एक प्लास्टिक का कवर लगा रहता है, अंदर से मेटेलिक वायर गई हुई होती है। उस मेटेलिक वायर को छुओगे करंट लगेगा, प्लास्टिक कवर को छुओगे करंट नहीं लगेगा। तो जो प्लास्टिक कवर है वो इंसुलेटर है, और अंदर का जो मेटेलिक कंडक्टर जा रहा है वो हमारा कंडक्टर है। तो कंडक्टर को छुओगे करंट लगेगा, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। यहाँ पे प्लास्टिक कवर है ऊपर से लगा हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मूवमेंट नहीं हो रही है, तो वो इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर के भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी नॉन मेटल्स ले लो, लकड़ी ले लो, वुड ले लो, प्लास्टिक ले लो, इन सभी में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। तो आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, जिसे हमने फ्लो ऑफ चार्ज कहा, और चार्ज को हमने स्पेशलाइज्ड कहा कि वो इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि मूवमेंट इलेक्ट्रॉन में हो रहा है, चैप्टर का नाम इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी है। अब यहाँ पे जब कंडक्टर की बात करते हैं, तो कंडक्टर जो आपके घर में डोमेस्टिक सर्किट में यूज हो रहा है उसमें करंट फ्लो हो रही है, अर्थात चार्ज का फ्लो हो रहा है। चार्ज का फ्लो हो रहा है इट मींस करंट फ्लो हो रहा है। तो चार्ज का फ्लो हो रहा है मींस इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है।
इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। और इसको हम लोग मैथमेटिकली कह सकते हैं Q इज इक्वल्स टू एन ई, एन इज अ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और E एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो है। ये मूवमेंट हो रहा है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर वाली बात हम समझ गए, क्योंकि इस चैप्टर में दोनों का रोल है फ्लो करवाने में और नहीं करवाने में। अब हम लोग इस चैप्टर में नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहां पे आपको यह बतलाने की कोशिश की जा रही है कि यदि हम इस मेटल वायर में देखो, ये जो आप देख रहे हो ये सब ना, ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है एरो लगा हुआ, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये जो आपका ये ऑरेंज कलर में दिख रहा है ये आपके कैटायंस है, जहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं जहां से, वो तो आपका कैटायन हो गया। और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ में देख रहे हो मूवमेंट, इसको हम लोग रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा है ब्राउनियन मूवमेंट की तरह। तो ये आपका रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन का चल रहा है। ये कंडीशन तब की है जब मेटल को हमने मेटल वायर लिया है और मेटल वायर को सेल से कनेक्ट नहीं किया है। जब वो सेल से कनेक्ट नहीं होता है तो यही रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन का दिखता है। और ये इलेक्ट्रॉनों की जो रैंडम मोशन होती है, इसके बारे में आप रैंडम मोशन और ड्रिफ्ट स्पीड, ये दोनों चीजें आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, बट मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूं कि ये जो रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन का होता है ये 10 टू दी पावर 5 to 6 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। इतना फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं रैंडमली जब ये सेल से कनेक्ट नहीं है। और इस समय इलेक्ट्रॉन की जो इतनी फास्ट मूवमेंट है, इसकी वजह से इनका लगातार कॉलिजन होता रहता है। किनसे कॉलिजन होता रहता है? कैटायनों से। इस वजह से इनकी डायरेक्शन भी हमेशा चेंज होते रहती है। अर्थात ये एक तरह से थर्मल स्पीड इसकी है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर की वजह से इनकी मूवमेंट चल रही है अंदर में। इसके अलावे हम जब इसी मेटेलिक वायर को मेटेलिक वायर को हमने सेल के टर्मिनल से या बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। सेल का सिंबल जो है बच्चा ये होता है, एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन दे दिया। तो ये छोटी वाली लाइन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल का काम करती है और ये बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव टर्मिनल। और सेल के बारे में आपने क्लास 8 में पढ़ा है। सेल क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और उसको हम लोग सिंबल ऐसे देते हैं। और अगर हम 2 या 3 सेल को पैरेलल सीरीज में कनेक्ट कर दें तो हमारा बैटरी बन जाता है। तो सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। अब जैसे ही हमने एक सेल लिया और सेल के नेगेटिव टर्मिनल को इस कंडक्टर के इस टर्मिनल से और पॉजिटिव टर्मिनल को इस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही ये कनेक्शन हम करेंगे बच्चा, क्योंकि आपने देखा कि नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होता है और नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल सेल का आप देख रहे हो, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल इनके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? रिपल्सन करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव के डायरेक्शन। और पॉजिटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इस अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मूव कर रहा था अब एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, अब इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर भी रहा है तो ये कैटायन से कॉलिजन होते हुए जाएगा। रास्ते में जा रहा है, सीधे सीधे जा रहा है, आ गया कैटायन तो कैटायन से उसका कॉलिजन हो जाएगा। कॉलिजन की वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बट डेस्टिनेशन इसका पॉजिटिव तक पहुंचना है। इस वजह से रैंडम मोशन से अब एक फिक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है, लेकिन ये फिक्स डायरेक्शन में मूवमेंट सामने कैटायन आ जाने से टेढ़ा मेढ़ा होगा। बार बार इनका रास्ता यही होगा। इस तरीके से ये स्ट्रेट पाथ में ना जाकर के थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े पाथ में जाएंगे। जैसे शादी विवाह में आप लोग देखते हैं, अगर दरवाजा लगाने के लिए जाना है लड़की के यहाँ, तो जो बाराती वाले होते हैं वो झूमते नाचते गाते जाते हैं, लेकिन किसी और के दरवाजे नहीं, वो जहां जाना है वहां जाते हैं। जाने का डायरेक्शन फिक्स होता है, बट झूमते नाचते जाते हैं। तो ये एक तरह से झूमते नाचते जाएगा। किधर जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, नेगेटिव की तरफ से, क्योंकि नेगेटिव इसको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। पॉजिटिव क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो इनकी मूवमेंट एक फिक्स डायरेक्शन में हो जाती है। और ये फिक्स डायरेक्शन में जो मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट की स्पीड को हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड भी कहते हैं। और ये ड्रिफ्ट स्पीड की जो वैल्यू होती है वो 10 टू दी पावर -4 मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब बड़ा स्लो ड्रिफ्ट खिसकते हुए आराम से चलता है। और इस तरह से जैसे ही इनकी डायरेक्शन एक फिक्स डायरेक्शन में मूवमेंट इलेक्ट्रॉनों की होनी शुरू होती है, वैसे ही हमें करंट भी मिलने लगता है, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगती है। तो आपने देखा फ्लो ऑफ चार्ज, डेफिनेशन कह रहा था फ्लो ऑफ चार्ज, और हो कौन रहा है फ्लो? इलेक्ट्रॉन।
तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे आपने देखा इट इज प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज, तो फ्लो कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है। इसी की फ्लो की वजह से आपको करंट मिल रही है। लेकिन एक चीज जान लें कि 70% जो करंट हमें मिलता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही मिलता है और बाकी का 30% हीट की वजह से मिलता है। अब यहाँ पे यदि हम देखें कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट एक फिक्स डायरेक्शन में हो तो रही है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने से पहले, काफी दिन पहले, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लोगों को पता चल गया था, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में लोगों को जानकारी हो गई थी। उस समय लोगों ने यह माना कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है, अर्थात पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है। मींस पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट को ही इलेक्ट्रिसिटी मान लिया गया था। उसके कई एक वर्षों के बाद ये पता चला, इलेक्ट्रॉन की जब जानकारी हुई तो ये पता चला कि नहीं, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में होनी चाहिए, लेकिन चूंकि बहुत लंबे अरसे से ये माना जाता आ रहा है कि पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है। जैसे पॉजिटिव टू निगेटिव को एक और सेंस में लो कि जैसे पानी को अगर बहना है तो जाहिर सी बात है हाइट जिधर ज्यादा होगा उधर से लो हाइट की ओर वो बहेगा, तो हाई से लो जाएगा। अगर हीट को ट्रांसफर होना है तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर हीट ट्रांसफर होगा। तो इन चीजों को देखते हुए करंट का मूवमेंट भी किधर होगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा। हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव, लो पोटेंशियल क्या है? निगेटिव। इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल होती क्या है। पोटेंशियल एक्चुअल में चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैरी करने में जो वर्क डन होता है वो होता है, बट उस पे अभी हम नहीं जाएंगे, वो तो आपको आगे की क्लास में देखना है। अब यहाँ पे जब पॉजिटिव टर्मिनल आप देख रहे हैं तो करंट की मूवमेंट जो पॉजिटिव टू निगेटिव दी जा रही थी ऑलरेडी पहले से, उसको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद जब पता चला कि एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन में ही करंट को फ्लो होना चाहिए, ये करंट जो माना जा रहा है पहले से, ये है क्या भैया? तो कहा कि अब कितने जगह बुक्स में लिखे हुए होंगे, इस करंट की डायरेक्शन को कहां कहां काट छांट करने जाओगे? इससे ज्यादा अच्छा है कि हम इस करंट का कुछ नाम चेंज कर दें और इसको कहा जाने लगा कॉन्वेंशनल करंट। अब कॉन्वेंशनल करंट का मतलब क्या हो गया बच्चों? तो ये कॉन्वेंशनल है, परंपरा चली आ रही है पॉजिटिव टू निगेटिव मानने की, तो दैट इज परंपरागत करंट। परंपरा चली आ रही है कि पॉजिटिव से निगेटिव करंट जाता है, एक्चुअल करंट जा रहा है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में। तो ये जो कॉन्वेंशनल करंट आया, टर्म केवल चेंज करना पड़ा। इससे क्या हुआ कि बाकी बुकों में काट छांट करनी नहीं पड़ी। जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद बुक्स आए उसमें इसका एक नाम मेंशन कर दिया कि दैट इज कॉन्वेंशनल करंट। अब कॉन्वेंशनल के पीछे की स्टोरी बता दी जाए कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जो माना हुआ था पहले से, वो है हमारा कॉन्वेंशनल करंट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के फ्लो का ही मतलब मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था इस चैप्टर में केवल इलेक्ट्रॉन 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 और इलेक्ट्रॉन पे ही बेस्ड सारा कुछ यहाँ होने वाला है। अब हम आते हैं इस चैप्टर में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी हम करने वाले हैं। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो इस चैप्टर में स्टडी आप करोगे, पहली क्वांटिटी है आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ोगे और मैंने चार्ज के बारे में काफी कुछ आपको बतलाया है और भी कुछ डिस्कस करूंगा। ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है और चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। तो देखो, एक बार हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात एक बार चार्ज को रेस्ट में पढ़ेंगे, एक बार चार्ज को दौड़ा के पढ़ेंगे। तो चार्ज में जब फ्लो आएगा तब जब हम स्टडी करेंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा और चार्ज को रेस्ट में करते हुए जो स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा। इस पे भी हम डिस्कस करेंगे अभी। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, अभी मैंने बतलाया पॉजिटिव को हम क्या कंसीडर करते हैं? हाई पोटेंशियल, निगेटिव को लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम एक टर्म से डिफाइन करते हैं कि यदि यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से आप दूसरे टर्मिनल तक वायर में ला रहे हो तो उसमें जो वर्क डन आप करते हो वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ये आपको दिखेगा इस चैप्टर में, अभी मिलेगा आपको। इसके बाद आता है इस चैप्टर में नेक्स्ट टर्म रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। अब देखो, इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट कर रहा था एक फिक्स डायरेक्शन में, इनका कॉलिजन होगा कैटायन से। तो कॉलिजन का मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट आ रही है, उस रुकावट को ही रेसिस्टेंस कहते हैं।
और रेसिस्टिविटी एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है। यदि किसी वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, उसका लेंथ 1 मीटर हो जाए, तो उस वायर का जो रेसिस्टेंस होगा वो एक स्पेशल केस का रेसिस्टेंस हो गया, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ भी 1 मीटर है, तो हम उसको कह देंगे रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसके बाद हीट जनरेटेड ड्यू टू करंट। अब बताओ, कॉलिजन, अगर दो पत्थरों को टकराते हो तो उससे चिंगारी निकलती है, हीट क्रिएट होता है, हाथ को रगड़ते हो हीट क्रिएट होता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है निगेटिव टू पॉजिटिव और कॉलिजन कर रहा है कैटायन से, तो इस कॉलिजन की वजह से हीट होना स्वाभाविक है, तो हीटिंग इफेक्ट भी आएगा इस चैप्टर में, देखा जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर, एक टर्म और आएगा, इलेक्ट्रिक पावर। पावर आपने मैकेनिकल पावर क्लास 9th में पढ़ा होगा। रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो यहां पर भी रेट ऑफ डूइंग वर्क ही है, बट यहां पे जो वर्क है वो मैकेनिकल वर्क ना होकर के इलेक्ट्रिकल वर्क है, बस चीजें वही हैं, ज्यादा चेंज नहीं है। अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं इस चैप्टर में? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आपको मिलेगा और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। इसके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं, क्लास 10th में, बोर्ड में भी आते हैं। और बच्चों को थोड़ा, अगर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि मैं जो आपको ये दे रहा हूं, आप इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे, आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे, क्योंकि एक टर्म भी अगर छूटा तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। और एक्चुअली ये कोरिलेटेड है, हर एक टर्म एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, और अगर आपने वीडियो स्किप की तो शायद आप वो चीज फील ना कर पाए जो मैं फील करवाना चाह रहा हूं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स में ओम्स लॉ है, इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, H = I² RT, इस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बल्ब का भी हीटिंग इफेक्ट है, हीटर का हीटिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक प्रेस का हीटिंग इफेक्ट है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है, बहुत मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। और खास करके होता क्या है जनरली ना, कि बच्चा अगर ध्यान नहीं दिया है स्टार्टिंग में अगर थोड़ा सा इग्नोरेंस किया, तो उसको फिर ये चैप्टर नहीं समझ में आता है। ये चैप्टर भी कहता है कि हमको तुम समझोगे तब हम तुमको भी समझेंगे, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर के देखना है आगे की चीजों को। अब मैं पहली जो फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएट हो रही थी इस चैप्टर से बच्चों, उस पे आता हूं। वो चैप्टर था, वो टर्म था चार्ज। चार्ज क्या है, और इसी की सारी कहानी, बहुत कुछ इसके बारे में हम अभी कह चुके हैं आपको। लेकिन अब चार्ज को एक प्रॉपर डिफिनेशन देते हैं कि प्रॉपरली चार्ज को कैसे डिफाइन करें। तो चार्ज जो है वो प्रॉपरली डिफाइन अगर करोगे तो इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटम या फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, क्योंकि मैटर भी एटम्स मिलकर बना हुआ है। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटम विच इज कैरीड बाय सम एलिमेंट्री पार्टिकल, कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स के द्वारा इसे ढोया जाता है। और मैंने नाम लिया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज कैरियर कह सकते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, उसे हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर कह सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना चार्ज कैरी करता है, मैथमेटिकली इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी करता है उसकी वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटल निकल के आई है, अभी तुमको उसका वैल्यू याद रखना है। वो वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम इज यूनिट ऑफ चार्ज, यहां लिखा है ऐसा, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। कूलाम साइंटिस्ट थे, उन्होंने काफी कुछ इस पे वर्क किया था, इस वजह से उनके नाम के लिए हम यूज करते हैं कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, और यही प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन डिफरेंट है। दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज कैरियर, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज कैरियर। देखो यहाँ कैरियर वर्ड यूज हमने किया हो। इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटम विच इज कैरीड बाय सम एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसके द्वारा इसको कैरी किया जाता है। इलेक्ट्रॉन हमारा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, प्रोटॉन +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम कैरी करता है। अब इस आधार पे चार्ज के टाइप्स कितने हो गए बच्चों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को आप सिंबॉलिसाइज करोगे +Q या +Q से, नेगेटिव चार्ज को तो -Q और -Q से रिप्रेजेंट करोगे। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, सिंबल देते हैं। चार्ज कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है केवल इसके पास। मैग्नीट्यूड मतलब मैथमेटिकल वैल्यू इसके पास केवल है, डायरेक्शन नहीं है। इस वजह से चार्ज स्केलर क्वांटिटी है।
तुम स्केलर और वेक्टर के बारे में नाइन्थ क्लास में भी पढ़े होगे कि स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हमको मतलब यूं कहो कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारा केवल मैग्नीट्यूड ही पर्याप्त होता है, मैग्नीट्यूड से ही मेरा काम चल जाता है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन भी लेना पड़ता है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है किसी फिजिकल क्वांटिटी में, दैट इज वेक्टर, और केवल मैग्नीट्यूड है स्केलर। तो ये क्वांटिटी है, यूनिट इसका कूलाम्ब है, और सिंबल इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। अब नेक्स्ट जो है वो है स्टडी ऑफ चार्ज। अब चार्ज पे हम खुल के स्टडी करने वाले हैं। एक्चुअल में एटम के बारे में जो जानकारी हमें है वो ये है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब होता है कि कोई चार्ज नहीं होता एटम पे, ना पॉजिटिव चार्ज होता ना निगेटिव चार्ज होता। और देखते हैं कैसे नहीं होता भैया। ऐसा इसलिए है क्योंकि एटम की अगर हम बात करें, मान लो एक एग्जांपल के लिए हमने सोडियम एटम ले लिया, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। क्लास 9 केमिस्ट्री पढ़ा है, 20 तक एटॉमिक नंबर सभी बच्चों ने पढ़ा होगा क्लास 9 में। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, और यदि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी फर्स्ट ऑर्बिट में, ये फर्स्ट ऑर्बिट यहां बना दे रहा हूं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो सेकेंड ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अर्थात 2 8 1, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, उस कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है? 11, और डिस्ट्रीब्यूट है 11 इलेक्ट्रॉन। तो इट मीन्स कि प्रोटॉनों की संख्या भी 11 है। ये 1 2 3 4 11 तक लिखा हूं। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है। तो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पे मैथमेटिकली जितना चार्ज होता है प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन का प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, और प्रोटॉन का प्लस चार्ज एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इस तरीके से ओवरऑल 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज होकर के चार्ज ओवरऑल 0 कर देंगे। इस वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब यदि हम इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें 281 को, तो कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, और स्टेबिलिटी के लिए उसे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ऑक्टेट या डुप्लेट रूल फॉलो करने पड़ते हैं। ये 9th क्लास केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने। ये जो ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को फॉलो करने के बाद, अर्थात अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन यदि हो जाए किसी एटम के, तो वह स्टेबल हो जाता है, अब उसे कोई मतलब नहीं होता। या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तब स्टेबल हो जाता है, अर्थात नोबल गैस का स्ट्रक्चर पाले, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन, ज़ेनॉन का, तो वो स्टेबल माना जाता है, अन्यथा स्टेबल नहीं माना जाता। तो ये चाहेगा कि हम स्टेबल हो जाएं। अब इसके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दोगे ऑक्टेट पूरा हो जाएगा भैया, या 7 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कर लो। अब यदि आप ही यहां पे होते कि 1 लॉस करके भी स्टेबल हुआ जा सकता है और 7 गेन करके भी हुआ जा सकता है, तो आप चाहेंगे कि स्टेबल होने के लिए 1 गेन ही कर दो, जो आसान तरीका है। तो सोडियम को अच्छा लगेगा क्या, 1 लूज करो यार, स्टेबल हो जाते हैं। और दूसरा एक एग्जांपल मैं क्लोरीन का ले रहा हूं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, इनके पास भी वही खलबली मची है स्टेबल होने की। तो ये इनके पास भी ऑप्शन है, 7 लूज कर दो या 1 गेन कर लो। तो ये कहेगा 7 लूज करना ज्यादा दिक्कत है, 1 गेन कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए क्या सीन बनता है। यहाँ पे हैं आपके क्लोरीन बैठे हुए, इनमें भी 3 ऑर्बिट हैं, 1 2 3, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, और आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7। अब ये एक आराम से यहां से इलेक्ट्रॉन उठेगा
और यहां जाकर के बैठ जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, चूंकि सोडियम क्या है, मेटल है, साइज बड़ी है, ये यहां से तुरंत ट्रांसफर कर जाएगा। कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो जाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कहां, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट। क्लोरीन भैया को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया एक्स्ट्रा में, इनका ऑक्टेट पूरा हो गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया क्लोरीन के पास। अब सीन क्या बन रहा है वो देखो, सोडियम के पास Na11 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, क्लोरीन को दे दिया। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे बच्चा, 10। तो ये 10 10 न्यूट्रल, बट एक प्रोटॉन का जो चार्ज है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, उस प्लस चार्ज की वजह से सोडियम क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन क्या किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही क्लोरीन ने गेन किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही, क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, ये सभी न्यूट्रलाइज हो गए और एक अकेला इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था नेगेटिव, वो आ गया क्लोरीन पे। तो सोडियम विल गेट पॉजिटिवली चार्ज आफ्टर लॉस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन विल गेट नेगेटिवली चार्ज आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मूवमेंट किसमें हो रही है, इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन से ही ऑब्जेक्ट चार्ज या अनचार्ज हो रहा है। सोडियम चार्ज कहा जा रहा है कब, इलेक्ट्रॉन लूज करके। क्लोरीन चार्ज कहा जा रहा है, चार्ज कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करके। अर्थात चार्ज का खेल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला निगेटिवली चार्ज हो जा रहा है। तो चार्ज का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पे डिपेंड कर जाता है। यदि MgCl2 का केस लें, मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो MgCl2 में मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होती है और क्लोरीन का अभी आपने देखा 287 होती है। अब दो क्लोरीन हैं, 287 यहाँ भी है और 287 यहाँ भी है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये चाहेगा कि हम दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्टेट कर लें, ये चाहेगा एक एक ले लें, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो इस पे चार्ज प्लस 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 2 आ गया और इस पे चार्ज माइनस, इस पे चार्ज माइनस आ गया। अर्थात मैथमेटिकली यहाँ पे अगर मैग्नीशियम की बात करोगे तो Q इज इक्वल्स टू 2E, और क्लोरीन की बात करोगे तो Q इज इक्वल्स टू E, और यहाँ पर भी बात करोगे तो Q इज इक्वल्स टू E, और यहाँ पे सॉरी Q इज इक्वल्स टू प्लस E, और यहाँ Q इज इक्वल्स टू माइनस E। अर्थात चार्ज प्लस और माइनस तो हो जा रहा है, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉनों की लेन देन हो रही है वो नंबर इंक्लूड हो जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन इतना एलिमेंट्री है कि इसको और ज्यादा टुकड़ों में नहीं बांट सकते, तो पूरा पूरा ट्रांसफर होगा भैया। अगर मान लो मुझे भूख लग गई, मेरा पेट भरने वाला है हाफ एप्पल में, हम दुकान में जाएंगे, दुकान वाला कहेगा हाफ एप्पल हम नहीं देंगे आपको भैया, खाना है पूरा एक एप्पल खा लो। हाफ एप्पल देंगे तो हाफ मेरा बर्बाद हो जाएगा। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर होगा तो पूरा पूरा होगा। इसको क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब जो Q इज इक्वल्स टू 2E देख रहे हो, Q इज इक्वल्स टू E देख रहे हो, ओवरऑल मैथमेटिकली हम चार्ज को क्या कह सकते हैं, चार्ज के लिए कह सकते हैं Q इज इक्वल्स टू Ne। हाँ, प्लस माइनस Ne कह सकते हो, प्लस माइनस क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो नंबर ऑफ N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उनकी संख्या N है, और E क्या है, चार्ज ऑन N इलेक्ट्रॉन। तो Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस Ne क्या बतला रहा है, ये बतला रहा है चार्ज का मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकली चार्ज क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, Q इज इक्वल्स टू Ne। नेक्स्ट, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था सोडियम और क्लोरीन का, आपके सामने है। सोडियम यहाँ पे अभी ग्राउंड स्टेट में कोई चार्ज नहीं, कोई ट्रांसफरिंग नहीं, लेकिन टेंडेंसी बन रही थी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे इसको। और यहां देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर एरो दिखाया है, ट्रांसफर होगा, और यहां ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होते ही अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे ऑक्टेट देखिए इसका फुलफिल, इसका भी ऑक्टेट फुलफिल, दोनों खुश,
दोनों स्टेबल, लेकिन इलेक्ट्रॉन दे करके जो खुश हुआ वो पॉजिटिव और ले करके जो खुश हुआ वो नेगेटिव, इसलिए दानी बनो। अब दे करके इसने पॉजिटिव चार्ज गेन किया, ये ले करके नेगेटिव चार्ज गेन किया, कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। अब हम अगर ग्लास रॉड लें, ग्लास रॉड को वुलन क्लॉथ पे रब कर दें, तो रब करने से होगा क्या, ये चार्जिंग का प्रोसेस है, रबिंग है, इंडक्शन है, कंडक्शन है, बहुत वैरायटी के हैं, लेकिन अभी हमें 10th में उतना नहीं जाना है। ये जो रबिंग के बाद हुआ, रब करते हैं तो आफ्टर रबिंग क्या होगा, हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा तो उस थर्मल एनर्जी को कौन लेगा, पहले आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, और जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होने की, वो लूज कर देगा, जिनके गेन करने की गेन कर लेगा। सिल्क क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इस लूज और गेन की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। प्लास्टिक कॉम्ब करते हो, घर में ट्राई करना, आज ही ट्राई कर लेना। जब तुम कंघी करोगे और कंघी करने के बाद तुम जब बीट्स ऑफ पेपर के पास ले जाओगे तो देखोगे कि वो बीट्स ऑफ पेपर अट्रैक्ट होने लगेंगे कॉम्ब की ओर, प्लास्टिक कॉम्ब की ओर। तो ये सारी घटनाएं ऑब्जेक्ट के चार्ज और अनचार्ज होने पे हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के एग्जांपल्स हैं ये सब, जो आपके डे टू डे लाइफ में दिख रहा है। अब इसके बाद आते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, किन किन सी कौन कौन, वो चार्ज है भैया तो उसकी कुछ तो प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ पे जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, सभी के अपने अपने गुण होते हैं, अवगुण होते हैं। तो यहाँ पे इसकी क्या प्रॉपर्टी है, खासियत क्या है, तो ये खासियत जो 8th क्लास से सुनते आ रहे हैं, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसका नाम क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, जो अभी मैंने डिस्कस किया था। एक्चुअल मैथमेटिकली जो चार्ज है वो Q इज इक्वल्स टू एन ही है, एन आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और एन जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ ले रहे हैं, Q इज इक्वल्स टू एन ई में एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है हमारा, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उनकी संख्या n है, और E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो आपका E है, और कितना है मैथमेटिकल जान रहे हो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम्ब का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के पास है। अब यहां कह रहा है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, जो Q इज इक्वल्स टू एनी होगा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो फ्रैक्शन में नहीं होंगे। Q की वैल्यू E हो सकती है, 2E हो सकती है, प्लस माइनस 3E हो सकती है, 10E हो सकती है, प्लस माइनस दोनों ले लो, लेकिन Q की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती 5/2E, अर्थात फ्रैक्शन में n का नहीं होना क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कहलाता है, और उसे क्वांटा कहते हैं। ये क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी है चार्ज की। दूसरा है कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। कंजर्वेशन प्रॉपर्टी कहता है कि जितने चार्ज अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सबस्टेंस से ट्रांसफर होंगे, अर्थात कोई सबस्टेंस लूज करेगा, अगला उतना ही गेन कर लेगा, मतलब बीच में कोई लॉस नहीं होगा। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षित रहना, वो सुरक्षित रहेगा। अर्थात यदि ग्लास रॉड को हमने वुलन क्लॉथ से रब किया और ग्लास रॉड ने 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, तो ग्लास रॉड पे +10 ही चार्ज आ जाएगा और वुलन क्लॉथ पे -10 ही चार्ज आ जाएगा, तो चार्ज कंजर्व हुआ ना। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन सबस्टेंस टू अदर। इसके बाद मैंने ये आपको डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रॉन या चार्ज की स्टडी है उसको हम दो तरीके से स्टडी करने वाले हैं। एक बार हम चार्ज को रेस्ट में करके देखेंगे, अच्छा भैया तुम रेस्ट में कैसा कैसा प्रॉपर्टी दिखा रहे हो जरा देख लें। उसके बाद तुमको दौड़ाते हैं तो कुछ अलग तो नहीं दिखाते हो कि रेस्ट ही वाला दिखाते हो, तो एक बार स्टडी करना होगा। अब यहां पे यदि हम चार्ज को रेस्ट में रखते हुए उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करें, उसके बारे में एनालिसिस करें, उसकी स्टडी करें, तो उसको जो इलेक्ट्रिसिटी का ब्रांच है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक मींस रेस्ट और इलेक्ट्रिसिटी मींस चार्ज की स्टडी, तो रेस्ट में चार्ज की स्टडी हो रही है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट। और ये इलेक्ट्रोस्टैट सेक्शन ब्रॉडली क्लास 12th में आप पढ़ोगे, क्लास 10th में ओनली फ्लो ऑफ चार्ज पढ़ना है, ज्यादा डिटेल्स है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही मोर इंफॉर्मेशन आपको इस चैप्टर में दिया गया है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th में डीपली पढ़ोगे।
अब यहां पे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी कह रहा है, उस करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज की स्टडी जब होगी, जब चार्ज में फ्लो होगा, चार्ज में जब मूवमेंट होगा, चार्ज में जब मोशन होगा, तब की स्टडी आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी। अब देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग एंट्री कर जाते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक आपका है वो है इलेक्ट्रिक करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और इलेक्ट्रिक करंट है क्या? तो आपने देखा था जिस समय मैंने मेटल विथ और विदाउट सेल की बात की थी, तो वहां पे यहां सेल हमने यूज किया, एनोड और कैथोड है। देख सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट, इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट किधर होनी चाहिए? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे होंगे, लेकिन कॉन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होगी? कॉन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को यहां दिखाया है, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में इंटर कर रहे हैं। कॉन्वेंशनल करंट हमें अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा होगा। ये कॉन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ऐसी रही होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और सेल के अंदर ये जो प्लस माइनस का टुकड़ा आप ऊपर नीचे उठता हुआ देख रहे हो, ये एक्चुअल में है कौन? सेल इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और सेल में लिक्विड है, केमिकल है और लिक्विफाइड फॉर्म में है, वहां पे आयनों की मूवमेंट होती है। तो ये प्लस माइनस आयंस की मूवमेंट तुम्हें दिख रही है। तो यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट जो है चल रहा है, अर्थात सेल के अंदर मूवमेंट आयंस की हो रही होगी और बाहर जो कंडक्टिंग वायर है उसमें मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की हो रही होगी, और हमें इलेक्ट्रिक करंट, कॉन्वेंशनल करंट मिल रहा होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये जो करंट चल रहा है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो यहाँ कह रहा है कि इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में जो चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज मींस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है, वो दैट इज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज डिनोटेड बाय I। इसको हम लोग अल्फाबेट I लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ Q इज नेट चार्ज, Q इज इक्वल्स टू एनी, अगर नेट चार्ज है और पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन क्या कहते हैं? जैसे मान लो ये पेन है तो इसका क्रॉस सेक्शन का मतलब ऊपर का एरिया, ये सर्कुलर अगर एरिया है तो यही क्रॉस सेक्शन है। तो पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम t, यदि t टाइम में q चार्ज अर्थात एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि t टाइम में फ्लो कर रहे हैं किसी कंडक्टर से एक फिक्स डायरेक्शन में, तो हमें करंट मिलने लगेगा जिसकी वैल्यू होगी मैथमेटिकली I इज इक्वल्स टू Q बाई T। और इस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यूनिट इसका क्या होगा? तो चूंकि Q का यूनिट कूलाम्ब होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो कूलाम्ब पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ऐसा यूनिट इसकी एम्पियर होती है। एम्पियर इज ऐसा यूनिट ऑफ दिस। 1 एम्पियर क्या होगा? तो 1 कूलाम्ब पर सेकंड, और 1 कूलाम्ब पर सेकंड 1 एम्पियर होगा। और करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसका है, बट ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि डायरेक्शन का होना ही पर्याप्त नहीं होता वेक्टर क्वांटिटी के लिए। इसके साथ साथ वेक्टर के कुछ और लॉज हैं उसको भी फॉलो करना होता है, जहां पे ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, और भी बहुत सारे वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करने की वजह से हम इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी ही कंसीडर करते हैं, वेक्टर नहीं। अब यहाँ पे जो 1 एम्पियर की मैं बात किया, तो 1 एम्पियर हो गया 1 कूलाम्ब पर सेकेंड। अब 1 कूलाम्ब जो है वो किसके इक्वल होगा? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे 1 कूलाम्ब में? तो इस पे जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो हमने देखा है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम्ब का चार्ज होता है। इतना कूलाम्ब का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। तो जाहिर सी बात है कि 1 कूलाम्ब इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 1 कूलाम्ब में। इसको जब आप सॉल्व करोगे मैथमेटिकली तो आपको मिलेगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस प्लस 18 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इतनी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 1 कूलाम्ब में। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, अर्थात यदि किसी वायर से पर सेकेंड इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो हम कहेंगे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है।
इलेक्ट्रॉन की जगह तुम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पुट कर सकते हो। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि पर सेकंड फ्लो हो रहे हैं तो तुम्हें 1 एम्पियर का करंट मिल रहा है। तो हम I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी में हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, सिंस Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो I की एक और वैल्यू हो सकती है एनी बाई टी। अर्थात यदि किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा हो और टाइम गिवन हो, तो आपसे पूछ दे कि बतलाइए यदि 5 एम्पियर का करंट 10 सेकंड फ्लो होता है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, तो आप कह सकते हैं कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू आई टी अपॉन ई। ये मैथमेटिकली कैलकुलेट करके दिखा देना कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर के इस चैप्टर को सीरियस ले लोगे तो बहुत आसानी से 1 से 2 क्लास में कंप्लीट हो जाता है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मजा भी आएगा इसके न्यूमेरिकल करने में। न्यूमेरिकल भी बड़े इजी होते हैं, लेकिन पढ़ने वाले के लिए इजी होते हैं जो थोड़ा सा सिंसियर बच्चा है। अब एकदम लापरवाही बरतोगे तो शायद ये चैप्टर स्किप कर जाए। पहला इसके जो हमने I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी फॉर्मूला आपको भी बतलाया, इस फॉर्मूले पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है, मैंने 2 न्यूमेरिकल आपके लिए यहाँ पे रखा है। देखें इस न्यूमेरिकल को, सब कुछ गिवन है, फॉर्मूला आपको पता है, बस अप्लाई करना है, खेल खत्म। कह रहा है इफ देयर इज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इन अ सर्किट फॉर 10 मिनट्स, कहता है कि यदि किसी सर्किट में 10 एम्पियर का करंट 10 मिनट तक फ्लो हो तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। तो हम सॉल्यूशन में आते हैं। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं भाई, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक, सिंपल सा है। गिवन क्या क्या है, सिंस वी नो दैट, ये जानते हैं गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में। तो I गिवन है 10 एम्पियर, टाइम गिवन है 10 मिनट, हम इसको सेकंड में चेंज कर लें, 10 इंटू 60 अर्थात 600 सेकेंड। टाइम पता चल गया, I पता चल गया। व्हाट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, कुछ नहीं करना, Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, क्योंकि I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब I की वैल्यू तुम्हें पता है 10, T की वैल्यू तुम्हें पता है 600 सेकेंड, तो हो गया तुम्हारा 6000 कूलम चार्ज की वैल्यू निकल गई। चार्ज का यूनिट जरूर ध्यान देना, जो क्वांटिटी तुम निकाल रहे हो उसकी यूनिट क्या है, तो यूनिट कूलम है तो 6000 कूलम हो गया। या तुम ऐसा भी लिख सकते हो 6 इंटू 10 टू द पावर 3 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, कहता है हाउ मच करंट मस्ट देयर बी इन अ सर्किट इफ चार्ज ऑफ 10 कूलम फ्लो इन 4 सेकेंड। यहाँ पे भी क्या है, तो सिंस फॉर्मूला तो पता है हमें कि I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, और गिवन क्या है यहाँ पे, तो दिया हुआ है हाउ मच करंट, I पूछ रहा है, मस्ट देयर बी इन अ सर्किट इफ चार्ज 100 कूलम, चार्ज की वैल्यू दे दिया है 100 कूलम, और फ्लो इन 4 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड। कुछ नहीं करना, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, अर्थात 100 अपॉन टाइम 4 सेकेंड, अर्थात 25 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। 25 एम्पियर क्यों लिखा, क्योंकि I करंट की यूनिट एम्पियर होती है, तो इतने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब मुझे जहां तक लगता है कि अभी मैंने जितनी भी चीजों की चर्चा की है आपके सामने, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये अच्छे से समझ में आए, आप इस चैप्टर को फील करने लगे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि न्यूमेरिकल्स भी बहुत ईजी हैं और कॉन्सेप्ट भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और चैप्टर आगे और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट जो स्लाइड आपके सामने रखूंगा उसमें मैं आगे की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके बाद हीटिंग इफेक्ट है, रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी है, ओम्स लॉ है, इन सभी चीज़ों पे डिस्कस करूंगा। तो थैंक यू बच्चों, आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक।